तो हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है वो क्या है, 8.4 प्रतिबल विकृति वक्र। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पर ये होता क्या है इसको समझते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई धातु की तार, जैसे लोहा का, एल्युमिनियम का, या कोई भी ऐसा तार है, तो मैं उसको बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे ये वाली तार है, ठीक है, ऊपर ये सपोर्ट है, मान लो किसी से हम इसको लटका दिए हैं ऐसे तार को, ठीक, और इसकी जो लंबाई है ये है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें हम वजन लटकाते हैं, ये मान के चलो कि 1 किलोग्राम का। कितना का? 1 किलोग्राम का। जब 1 किलोग्राम का वजन लटकाते हैं तो मान लो 0.1 मिलीमीटर ये तो तार थोड़ा सा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती, खिंच जाती, ठीक है, खींचेगी जैसे रबर खींचती है, तो ये भी लोहे की तार भी खींचेगी, लेकिन ये बहुत कम खींचेगी, वो हमको पता नहीं चलेगा, हल्का सा खींच रही है, ठीक है ना। तो कितना खींच रही है, मान लेते हैं 0.1 मिलीमीटर। इतना क्लियर हो गया। और यदि मैं इस वजन को हटा दूं तो फिर से वो क्या हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, माने वापस चली जाती है। प्रत्यास्था का गुण होता है इसमें। बात समझ में आई? बढ़ी, और बढ़ने के बाद यदि वजन को हटा दिया जाए तो वह क्या हो जाती, अपनी पुरानी स्थिति में वापस हो जाती। जैसे इसको आप ऐसे कर दिए हो, मुड़ गई, ये बल हटाओगे तो क्या हो गई, सीधी हो गई। तो बस यही हाल है कि तार में 1 किलो का वजन लगाए तो उसमें थोड़ा 0.1 मिलीमीटर का क्या हुआ, विकृति उत्पन्न हो गई। जो लंबाई में वृद्धि हो गई माने क्या हो गया, विकृति। और जो 1 किलोग्राम आप लटका रहे हो वो क्या कहलाया, प्रतिबल। ये प्रतिबल को बताएगा, ये किसको बताएगा, विकृति को। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस भार को बदल देता हूं। अब उसकी जगह पर मैं क्या लटकाता हूं, 2 किलोग्राम। तो जब 2 किलोग्राम लटकाता हूं तो 0.2 मिलीमीटर बढ़ता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। और इसको यदि 2 किलोग्राम हटा दूं तो फिर वापस हो जाता है, माने अभी भी इसमें प्रत्यास्थता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, ये 3 किलोग्राम जब करता हूँ तो 0.3 मिलीमीटर बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वजन बढ़ाते जा रहा हूँ उसकी लंबाई में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। यदि मैं 3 किलोग्राम का वजन हटा दूं तो क्या होगा, फिर ये वापस होके कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लो अभी 10.3 मिलीमीटर का है ना, तो वो हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या लेते हैं, मान लो 4 किलोग्राम का करते हैं तो 0.4 मिलीमीटर हो जाता है। फिर मैं 4 किलोग्राम हटाता हूँ तो फिर ये कहाँ चला जाता है, अपनी पुरानी स्थिति में वापस चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 5 किलोग्राम है तो कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर। इस तरह से बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम प्रतिबल बढ़ाते हैं, प्रतिबल लिखा है और ये वाला क्या लिखा है, विकृति। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस ग्राफ को आप समझना। एक साइड हम एक लाइन खींच लेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये किसको बताएगा, प्रतिबल को। ये किसको बता रहा है, प्रतिबल को। और जो इधर की ओर लाइन खींच रहे हैं ये क्या बता रहा है, विकृति। ठीक है, तो यदि मैं ग्राफ खींचूं कि चलो 1 किलोग्राम में कितना आ रहा है, 0.1, तो यहाँ 1 किलोग्राम इधर होगा, 0.1 इधर होगा, तो इतने तक ग्राफ ये सीधा सीधा गया। जब बराबर बढ़ता है तो ग्राफ कैसा जाता है, सीधा सरल रेखा जाता है। माने ये अनुपात में है कि वजन बढ़ा रहा हूं माने प्रतिबल बढ़ा रहा हूं तो विकृति का मान भी क्या हो रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, सरल रेखा। ठीक है, माने ये ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम कहता है ना कि प्रतिबल विकृति के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ तक ओम के नियम का पालन होता है। अब मान लो जैसे ही मैं यहाँ पर 6 किलोग्राम का वजन लटकाता हूँ तो ये जो है 0.8 मिलीमीटर बढ़ गया। बढ़ना कितना था, 6, पर बढ़ गया थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा वजन है तो फिर वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो अनुपात यहाँ से टूट गया। इसलिए यहाँ पर ग्राफ देख रहे हो थोड़ा सा ए से बी के बीच का वो कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा इसलिए हो गया कि उस अनुपात में वो नहीं बढ़ा। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक बढ़ रहा ना, तो 0.11, इसमें कितने की वृद्धि हो गई,
3 की हो गई। यदि मैं इसको 6 किलोग्राम को हटा दूं तो फिर वापस वो कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माने प्रत्यास्थता का गुण है, लेकिन यहां पर ओम के नियम, उसके हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। हुक का नियम कहता है कि भैया ये समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे तो उनका ग्राफ कैसा होना चाहिए, सीधा। क्या इस भाग में ग्राफ सीधा है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वृद्धि उस हिसाब से नहीं हुई, थोड़ा अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर ये तो ठीक है, यहां तक सीधा सीधा गया। जब यहां आते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ टेढ़ा हो गया। टेढ़ा ये हो गया कि अनुपात में नहीं बढ़ा, थोड़ा अनुपात से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इस पर मैं जो है 7 केजी का वजन लगाता हूं। सब हटा के कितना किलोग्राम का लगा देता हूं, 7 किलोग्राम का लगाता हूं। जब 7 किलोग्राम का लगाता हूं तो ये 1.0 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, माने थोड़ा 1.2 क्या और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, है ना, इसको बोल देता हूं कि मान लो 1.5 मिलीमीटर हो जाता है। ज्यादा बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ा था, 3, और इसमें कितना बढ़ गया, 0.7। कितना बढ़ गया, 0.7। ठीक है, तो ये देखो यहां से ये सीधे बढ़ के ये गया डी तक। कहां तक गया, डी तक, माने अचानक से ज्यादा वृद्धि हो गई। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वजन बढ़ाए, थोड़ी यहां पर और बढ़ा और बढ़ाए तो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब ज्यादा तो बढ़ गया, फिर मैं इस वजन को हटाता हूं 7 किलोग्राम को, तो ये लौटता तो है पर पूरा 10 के लौटता नहीं है, थोड़ा सा उसमें आगे। जैसे ये कितना था तार, 10 सेंटीमीटर। जब यहां पर मैं 7 किलो वजन का लगाऊंगा तो ये कितना हो गया, 1.5 मीटर, 5 मिलीमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब मैं इसको हटाता हूं तो ये क्या होना चाहिए, 10, पर 10 ना होके 10.3 हो गया, 10.2 हो गया, ऐसे कुछ उसमें थोड़ा सा वृद्धि स्थायी हो गई। अब वो लौटे नहीं रहा है, लंबा हो गया तो क्या हो गया, लौट ही नहीं रहा, वैसे के वैसे हो गया। ठीक है, तो लौट के आता तो है पर वो कहां तक आता है, सी तक। इस पॉइंट को थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, ये सी बीच का पॉइंट है। मान लो मैं बी से भार बढ़ाया तो कहां तक गया, वो डी तक, और भार हटाया तो लौट के कहां आया, सी तक। ठीक है, माने इसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रत्यास्थता तो वो होती है कि वह अपनी पुरानी स्थिति में कैसा हो जाए, वापस आ जाए। बेचारा कोशिशें नहीं कर पाया। जब मैं 7 किलो वजन लगाया तो थोड़ा ये बढ़ा तो लंबा, और हटाया तो ये कितना हो गया, मान लो 10.03 मिलीमीटर का हो गया। थोड़ा सा इसमें क्या रह गई, वृद्धि हो गई। अब वो घट ही नहीं रही है ना, तो इसमें क्या हो गया, स्थायी विरूपण हो गया। स्थायी माने पूरी तरह से बदल गया, अब वापस ये नहीं आने वाला है 10। ठीक है, अब और सोचे कि नहीं सर हम और वजन लगाएंगे। मान लो तुम लोग इसमें 8 किलोग्राम का वजन लटकाते हो तो ये और बढ़ता है, मान लो 2 मिलीमीटर बढ़ गया, और जाके वो वजन टप उतरेगा, माने तार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यदि मैं इसके आगे थोड़ा सा और लगाता हूं वजन, तो यहां पर तार जो होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। इसलिए हम इसको विभंजन बिंदु, त्रोटन बिंदु कहते हैं। भंजन का मतलब तोड़ना होता है। जब कभी रामायण में पढ़ते होगे तो राम जी ने धनुष का भंजन किया, लिखा है उसमें। भंजन माने क्या है, तोड़ना। तो तार क्या हो गई, टूट गई। ऐसा थोड़ी है, अब इस चमड़ी में मान लो 1 किलो वजन लटकाए तो थोड़ा सा बढ़ी, फिर 2 किलो लटकाए और बढ़ी, 3 किलो लटकाए और बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ रही है। 4 किलो में भी धीरे बढ़ रही है, 5 किलो में भी धीरे बढ़ रही है, और 6 किलो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई। क्रम से न बढ़ के क्या हो गई, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई। अब जब आप 7 किलोग्राम का लगाते हो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, और उसको छोड़े तो ऐसे रह गई, वापस औबे नहीं की, थोड़ा सा लटकी रह गई, बढ़ी ज्यादा, वापस आई तो ऐसे उठे रह गई, है ना। माने इसमें क्या हो गया, विरूपण हो गया। फिर सोचे कि औ लटका दें तो चमड़ी निकल के भाग गई, माने क्या हो गई, टूट गई। इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ग्राफ। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ में अब लिखना क्या है, परीक्षा में आता है
कि प्रतिबल और किसी तार के लिए, ऐसे किसी धातु के लिए एक प्रारूपिक प्रतिबल विकृति वक्र बनाइए और इसको समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न कैसे आएगा बताओ? किसी धातु के लिए एक प्रारूपिक प्रतिबल विकृति वक्र बनाइए और इसको समझाइए। ठीक है, तो हम इसको रीजन वाइज समझाएंगे। तो पहला देखो यहां पर, पहला वाला ए बी क्षेत्र है ना, ए बी भाग कर देता हूं, ए बी भाग, नहीं ए तो है ही नहीं, कहां ओ से है ना, यहां पर क्या मान लेते हैं, पहला ओ बी वाला। सब देखो तो ओ बी वाला देख रहे हो, यहां है ओ, यहां से लेकर के मुझे यहां तक की बात करना है। ये ओ से ए है ना, अच्छा ठीक ठीक, यहां पर क्या लिखना है, ओ बी सॉरी ओ ए भाग, है ना, मिल गया सबको। ये मैं बता रहा हूं ओ से लेकर कहां तक की, ए तक की बात करना है। ठीक है, तो ये हुक के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हुक के नियम का पालन करता है, एक काम ये हो गया। ठीक है, दूसरा, यदि हम यहां से वजन हटा देंगे तो वापस भी आ जाएगा, माने प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, प्रत्यास्था भी होती है और हुक के नियम का पालन भी करता है। तीसरा ये है, ये जो बिंदु ए है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा, है ना। तो बिंदु ए के संगत प्रतिबल को आनुपातिक सीमा कहते हैं। बस इतना चीज लिखना है इस ग्राफ में, इस वाले भाग में। तो चलो फिर से देखते हैं, ओ ए भाग की बात कर रहा हूं ना, ओ ए भाग क्या करेगा, हुक के नियम का पालन करेगा। ठीक है, दूसरा इस ओ ए भाग में क्या होगा, प्रत्यास्था का गुण भी होगा। तीसरा ये होगा कि जो ए बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर जो मुझे प्रतिबल का मान प्राप्त होगा, उस प्रतिबल को हम क्या बोलेंगे, अनुपातिक सीमा। ए के संगत, यहाँ पर ए के संगत किसके मान, प्रतिबल के मान को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अनुपातिक सीमा है। समझ में आ गया। अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग माने ए से कहाँ की ओर, बी की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा भाग हो गया, ए बी भाग। मुझे ये बताओ हुक के नियम का पालन होगा क्या, है ना। ये सीधा नहीं है, माने हुक के नियम का पालन नहीं है। जब ग्राफ सीधा होता है तब हुक के नियम का पालन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हुक के नियम का पालन नहीं होता, बाकी बना लेना कोड। ठीक है, दूसरा, इसमें प्रत्यास्था गुण होता है कि नहीं होता, यदि मैं वजन हटा दूंगा तो वापस हो जाएगा, माने प्रत्यास्थता का गुण है। केवल हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा, प्रत्यास्था का गुण है। तो यहां पर बोलेंगे कि यहां प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसमें प्रत्यास्था गुण होता है, केवल हुक के नियम का पालन नहीं करता। और यहां पर कौन सा बिंदु है यार, ये बी बिंदु। तो यही लिख देंगे, बिंदु बी के संगत प्रतिबल को क्या कहेंगे, देखो उसमें नाम लिखा है ना, प्रत्यास्थ सीमा बोलेंगे। माने यहां से प्रत्यास्थता होती है तो इसकी सीमा यहां तक है। सीमा मतलब मेरा क्षेत्र कहां तक है। जैसे मैं घर बनाया हूं तो घर का जो कोई मैप बना होगा ना, बाउंड्री होगी कि भाई यहाँ 30 बाई 70 में तुम्हारा कब्जा है, तो यहीं तक तुम्हारी सीमा है, आगे ना बढ़ना, नहीं तोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि इसकी सीमा, प्रत्यास्था की सीमा कहाँ तक है, बी तक। माने यहाँ तक प्रत्यास्था का गुण उसमें पाया जाता है, इसके आगे नहीं पाया जाता, तो उसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। ठीक है, यहाँ तक अनुपात पाया जाता है, माने प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनुपाती सीमा। यहाँ तक प्रत्यास्थता पाया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। तो बिंदु बी के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल को, ठीक है, ये बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा, या इसी का नाम है पराभाव बिंदु। ठीक है,
क्लियर हो गया? इतना ए बी वाले भाग में लिखना है। तो फिर से देख लो क्या क्या लिखोगे। ए से बी तक क्या होगा? हुक के नियम का पालन नहीं होगा। फिर ए से बी तक और क्या होगा? प्रत्यास्था का गुण होगा। और बी बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा या पराभाव बिंदु बोलेंगे। उसमें जो लिखा है उसी को पढ़ा देना है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा भाग होगा? सी नहीं होगा, वही यहां पर गड़बड़ हो जाता है। बी से क्या होगा? डी, वो तो लौट के आ जाता है। सी वाला लौटा हुआ बिंदु है। यह ये बढ़ा अचानक से यहां तक, जब लौटा तो कहां लौटा? सी तक। इसको लौटना था ओ तक, वहां न लौट के वहीं लौट गया। ठीक है, तो अब कौन सा बिंदु भाग लिखूं? बी डी भाग। सी इसके बीच में आएगा, वही तो बता रहा हूं आपको। कौन सा भाग लिखना है? बी डी भाग, और सी उसी के भीतर घुस जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, हुक के नियम का पालन होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां भी हुक के नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, प्रत्यास्थता का गुण भी नहीं होगा। ठीक है, और विरूपण बल हटाने पर, विरूपण या विरूपण बल न लिखूं, प्रतिबल लिख देता हूं। प्रतिबल हटाने पर, प्रतिबल हटाने पर वस्तु सी बिंदु तक वापस आ पाती है और इसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। ये देखो, ये सी बिंदु को हम यहाँ पर मिलाए हैं। ये किसको बताता है? स्थायी विरूपण को बताता है। समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पर देखते हैं, हम किस भाग की बात कर रहे हैं? बी डी भाग। सी जो है इसी के भीतर रहेगा। ठीक है ना? चाहो तो यदि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं, बी सी डी भाग, तो समझ में आएगा। ठीक है ना? बी सी और कहाँ तक हमको जाना है? डी तक। तो यहाँ पर अब क्या बोलेंगे? हुक के नियम का पालन नहीं होगा, प्रत्यास्था का गुण नहीं होगा, प्रतिबल हटाएंगे तो वस्तु सी बिंदु तक वापस आती है और वस्तु में क्या होता है? स्थायी विरूपण हो जाता है। ठीक है ना? स्थायी माने वो टूट गई या बढ़ गई तो उतनी बढ़िन की बढ़िन रह जाती है ना? अब ये देख लेते हैं, स्थायी विरूपण मेरे भी है। कभी मैं छोटे में यहाँ जल गया था तो मेरा ये चिन्ह बना है। जला तो पूरा हाथ था, पर सब बराबर हो गया, उनमें विरूपण नहीं हुआ, एक जैसे हो गया। और ये वाला विरूपण कैसा हो गया? स्थायी। ठीक है, वापस नहीं आया उसी कंडीशन में, तो स्थायी होगा। कभी आपके घाव हो जाते हैं, अभी ये महारानी हरानी निकल जाती हैं जिसको चेचक बोलते हो, तो दाने दाने पड़ जाते हैं, चेहरा बहुत भयानक दिखता है, फिर कुछ दिन में उसी तरह से गोरे थोरे हो जाते हो। लेकिन कोई बड़ा सा हो गया, हाथ से खोंच दिए तो वहाँ चिन्ह बन जाता है, तो वो वाला कैसा हो गया? स्थायी विरूपण, बाकी जगह बराबर हो जाता है। ठीक, बस यहाँ पर भी है, तार में कौन सा विरूपण हो जाता है? स्थायी विरूपण। अब हम चौथे वाले पार्ट में आते हैं। अब हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है? कौन सा भाग बचा? डीई भाग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यदि हम अधिक प्रतिबल लगाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता ना, आपको हुक का नियम मिलेगा, ना प्रत्यास्था का गुण मिलेगा। यदि आप प्रतिबल बल लगाओगे तो अचानक थोड़ा सा बढ़ेगा और टूट जाएगा, ये विभंजन बिंदु आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? तेजी से बढ़ती है और ई बिंदु पर तार क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसे क्या कहते हैं? विभंजन बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? तो मान लो हम यहाँ तक डी तक पहुँचे और डी के बाद हम और प्रतिबल लगा रहे हैं, तो ये तेजी से बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा? ई बिंदु आते आते टूट जाएगा।
तो ई बिंदु को हम कौन सा बिंदु कह देंगे? विभंजन बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से हम पदार्थों को वर्गीकरण भी करते हैं कि कौन का पदार्थ जो है भंगुर है और कौन सा पदार्थ प्रत्यास्थ है और कौन सा पदार्थ जो है मजबूत है ना। यदि डी और ई पास पास हैं तो ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है थोड़ा बल लगाओ तो भूसा हो जाए, टूट जाए। जैसे चाक है, अब चाक में आप बल लगा दो तो वो टूट ना जाएगी जल्दी से, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? भंगुर बोलते हैं। वो क्या कहलाएगा? भंगुर। ठीक है, और यदि दूर दूर होंगे तो वो पदार्थ जो होता है तन्य होता है, मानो उसको तार ले बना करके खींच सकते हो। जैसे मान के चलो कि सोना है और आपके पास लोहा है, दोनों का आप ग्राफ बनाए, तो जब सोना का ग्राफ बनाए तो यहाँ डी बिंदु था और यहाँ क्या था? ई बिंदु। ये किसके लिए है? सोना के लिए। और जब लोहे का बनाए तो यहाँ से यहाँ तक है, ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये क्या है? लोहा है। और यहाँ से यहाँ तक बना दिए, छोटा है। ठीक है, ये किसके लिए है? चाक के लिए। अब इसमें पता चलना है कि कौन अधिक तन्य है, किसको ज़्यादा खींचा जा सकता है। तो यदि डी बिंदु और ई बिंदु दूर दूर हों, है ना, तो उसका लंबाई हम खींच सकते हैं। इसलिए सोने के आभूषण जो है तार जैसे रिंग उंग बना के चैन बनाते हैं, उसका लंबा खींच सकते हैं, टूटबे नहीं करता, खींचते जाओ खींचते जाओ, खींचता जाएगा वो। तो इससे ये भी पता चलता है कि यदि डी बिंदु और ई बिंदु कहाँ हो? दूर दूर हो। तो जब दूर दूर होंगे तो वो पदार्थ कैसा कहलाएगा? तन्य कहलाएगा। पास होंगे तो भंगुर कहलाएगा। और यहाँ पर यदि कोई ज़्यादा दूर है, कम दूर है, तो ये ज़्यादा तन्य है, लोहा कम तन्य है। इसको बहुत पतली तार नहीं बना सकते, टूट जाएगा। ये पतली तार में भी नहीं टूट सकता, बाल जैसे बना लो तब भी ये न टूटेगा, खिंचता जाता है, इतना पतला बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?